हेलो बच्चों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के दूसरे भाग के बारे में। सही सुना बच्चों, आज आप लोगों ने। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के भाग 2 के बारे में। और भाग 2 का पहला चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और उस चैप्टर का उस पार्ट का जो पहला भाग है वो है बच्चों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि अगर बात की जाए तो इस बार हमारे सिलेबस से काट दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये बेसिकली क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसे तो इस चैप्टर को हटा दिया गया हम लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग इसी वीडियो में इसमें जो चीज़ें आने वाली हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, क्रांतिक कोण क्या होते हैं, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक का संबंध क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग को जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? क्योंकि आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम लेंस कहते हैं, वही मुख्य वहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी कि अगले चैप्टर से कह सकते हैं हम लोग कल से। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, जिन बच्चों ने क्लास 10th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे उनको तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन समस्या उनके साथ होती है जो बच्चे क्लास 10th में अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हुए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि आवृत्ति क्या होती है, जिन्हें नहीं पता कि अपवर्तन क्या होता है, जिन्हें नहीं पता क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है, जिन्हें नहीं पता कि क्रांतिक कोण क्या होता है, जिन्हें नहीं पता कि प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या होता है, ये सारी बातें जिन्हें नहीं पता है, तो आज के लेक्चर में हम उनको ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, भले ही आपके सिलेबस से ये चैप्टर कट गया है, लेकिन इसको बिना आप पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई अगर ऐसा भी, देखिए, चाहे हम ऐसे भी, अगर ये चैप्टर नहीं भी करता है तो इस चैप्टर को हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं एक ही लेक्चर में, क्योंकि आप लोग 10th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हुए हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से तो क्लास 10th के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ये सारा चैप्टर आपको बहुत डिटेल से मिलेगा, लेकिन वो आपके किसी यूज का नहीं है, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ के क्या करेंगे, जो जानकारी हमको चाहिए वो हमको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है सर। चलिए देखिए, यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परावर्तन के बारे में कि सर परावर्तन क्या होता है। देखिए, अब जिनको एकदम नोट्स बनाना होगा बनाइएगा, क्योंकि इसका तो नोट्स मुंह जबान पे होता है बच्चों के। पूछा जाता है परावर्तन क्या, तो बच्चे बता देते हैं सर प्रकाश जाती है, किसी तल से टकराती है और वापस आती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इसी को परावर्तन कहते हैं ना, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी तल से, किसी चमकदार समतल पॉलिश किए हुए तल से, अगर बुक वाली भाषा बोले, चमकदार समतल पॉलिश किए हुए तल से टकराती है तथा टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस चली आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम लोग को बेसिकली क्या समझना है, अब यहाँ पे आपको परावर्तन का डिफिनेशन लिखने को नहीं आएगा, क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्या है सर, ये लाइट गई, ये टकराई तल से और ये वापस आ गई, तो इस घटना को ही कहते हैं, लाइट का जाना, टकराना और आना, इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के सर 2 नियम होते हैं। देखिए, नियम की बात की जाए, नियम ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो एक बार फिगर देख लीजिएगा, जो तल हम लोग बताया था उसका एक बार हम फिगर देख लेंगे। देखिए, ये हमारा सिंपली ब्लैक बोर्ड था, ये हमारा मार्कर आया, यानी लाइट की किरण आई और ये टकराई और ये चली गई। तो बच्चों जहां पर देखिए ये बिंदु आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक कह रहे ना 1 शॉट वीडियो जिसे कहते हैं, कि इसमें आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये क्या होता है सर, आपतित किरण होता है, और आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर, इसको परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। अब देखिए, परावर्तित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराती से आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब यह आपतित किरण आई, टकराई और चली गई, और टकराई गई जो किरण गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। ये सारी चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचते, एक लंब खींचते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है। एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या कहते हैं हम लोग, इसको अभिलंब कहते हैं, ठीक है सर। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या कहते हैं सर, आपतन कोण, ठीक है। और दूसरी तरफ उधर देखें तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं इसको, परावर्तन कोण, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करें अगर परावर्तन के नियम के बारे में, तो परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है।
परावर्तन का प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हम ये एक तल ले लिए, तो इसी देखिए ब्लैक बोर्ड वाले तल आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो तीनों किरण आप देख रहे हैं एक ही तल पर है। तो इसे कहने का वही मतलब है कि जो आपतन कोण है, सॉरी जो आपतित किरण है और जो आपतन कोण पर खींचा गया अभिलंब है और परावर्तित किरण तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है। तो ये नियम तो आपसे पूछा नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट है दूसरा नियम, क्योंकि इसी पर सवाल आता है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपका आपतन कोण यानी कि आई बराबर होता है परावर्तन कोण के। किसके बराबर होता है सर? परावर्तन कोण के। ठीक है, परावर्तन कोण आर के, यानी कि जो कोण आई है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको बता दें, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, पता है ये आप लोगों को। इसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टिव रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, इसको एन को अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को पता ही होगी। चलिए, और इसको क्या बोलेंगे सर? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हमने पढ़ा और ये दूसरा है। चलिए, ये हो गया हमारा परावर्तन। तो परावर्तन में सर क्या इससे अधिक हमें पढ़ने की जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं इससे अधिक आप लोगों को पढ़ने की। जितना आप लोग पढ़ें इतना बहुत काफी है। अब एक छोटी सी बात जो हम लोग को पता होनी चाहिए कि सर एक दर्पण होता है समतल दर्पण। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। समतल दर्पण की क्या पूछती है? फोकस दूरी है। फोकस पता है ना भैया, किसी को फोकस मत भूल जाना है यार तुम लोग। अब जो फोकस भूलेगा उसको पकड़ के मारेंगे। चलिए, तो एक होता है फोकस। तो फोकस क्या होता है सर? समतल दर्पण की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, यानी कि अनंत होती है, पता है ना। 3 प्रकार से लिखते हैं, मैंने तीनों प्रकार से लिख दिया। अनंत लग रहा है, मैंने गलत लिखा हुआ है, ऐसा ऐसे होता है। चलिए, जैसे भी होता है लिख लीजिएगा सही से आप लोग। दूसरी चीज़ क्या जानेंगे? इतना ही जानिए काफ़ी है, यही सबसे ज़्यादा पूछता है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है और 3 प्रकार से लिखा जाता है। मैंने तीनों प्रकार से आप लोगों को लिख के बता दिया। इतना पढ़ने के बाद से आपको परावर्तन में कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा आपको जो बेसिक है ना, जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो पूरा हम लोग को पढ़ना है अपवर्तन। अगर मैं रियलिटी वास्तविकता से बात करूं तो हम लोग को पूरा क्या पढ़ना है सर? हम लोग को पूरा अपवर्तन ही पढ़ना है। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट अपवर्तन ही है। तो जब हम लोग को अपवर्तन पढ़ना है तो अपवर्तन में चीजें आपको आनी चाहिए। चलिए, तो अपवर्तन में जैसे हम आएंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपवर्तन के बारे में कि अपवर्तन आखिरकार होता क्या है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, भाई बुद्धि में घुस रहा है ना, ये मत कर देना सर बहुत जल्दी जल्दी खींच रहे हो। अगर बहुत आप लोगों को लग रहा है कि छोटी छोटी बातें ये नहीं समझ में आ रही हैं, तो कृपया करके जाके आप लोग क्लास 10th वाला वीडियो देख ले। क्लास 10th के प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे तो प्रकाश का परावर्तन उन लोग का फिजिक्स का पहला ही चैप्टर है, आप लोग को मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे कि आप लोगों को क्लास 10th की तरह हम पढ़ाएं, और ये भी ये चैप्टर जो कि आपके सिलेबस से भी ऐसे हटा दिया गया है, लेकिन सिलेबस हटाने का देखिए मेन मकसद वही रहता है कि आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, और कोई दूसरा रीजन नहीं रहता है। चलिए, अब आगे की बात करें हम लोग, तो सर अपवर्तन लीजिए भाई। अपवर्तन, अभी ये अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन। हाँ सर, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन है क्या सर? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपली सर अगर आपको हम समझाना चाहें तो सर ये ले लीजिए, एक आपका माध्यम हो गया। ये कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम, याद रखिएगा, पारदर्शी माध्यम। क्योंकि भाई अगर परावर्तक तल रहेगा तो किरण आएगी, टकराएगी, चली जाएगी। जैसे हम शीशा ले लें, जिसे हम चेहरा देखते हैं, ठीक है, मिरर। अगर हम मिरर ले लें और उसमें से लाइट को ऐसे उसके ऊपर डालें तो वो क्या होगा? वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आर पार जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये हम ले लें कांच। अब एक कांच लगा होता है खिड़की में कमरे के, याद है? जी सर, लगा होता है। अब वो जो कमरे की खिड़की में कांच लगा होता है उससे लाइट आती है। जी सर, बिल्कुल आती है। तो देखिए, जैसे ये वही समझ लीजिए, जो आपको पारदर्शी माध्यम है आपका कांच समझ लीजिए कमरे वाला। तो मान लीजिए इस पर ऐसे लाइट पड़ती है ना, तो ये ऐसे जानी चाहिए सीधे, लेकिन ये ऐसे नहीं जाती है, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको बोलना हो तो कैसे बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सर यहाँ पे 2 माध्यम कैसे हुए? देखिए, एक माध्यम वायु, ठीक है, यहां से आ रहा था, और ये दूसरा माध्यम मान लीजिए आपका कांच था। तो एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में गई ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है।
ठीक है, इस घटना क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, दिशा मत लिखिएगा, ये लिखिएगा कि वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब अपवर्तन में बहुत एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है अपवर्तन, पहले इनका नियम जान लेते हैं, फिर अपवर्तनांक के बारे में चर्चा करेंगे। इनका नियम क्या कहता है, अपवर्तन का नियम, इनके भी भैया दो नियम है, और पहला नियम परावर्तन वाला ही है, दूसरा नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरे नियम को और हम लोग कहते हैं क्या सर, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम याद रखिएगा, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये क्लास 10th में बड़े पूछा जाता था जी सर, पूछा जाता था, पेपर में हमारे आया भी था, बहुत बढ़िया। चलिए, पेपर मारेंगे थप्पड़ से, पेपर में तुम्हारे कहाँ से आया था, तुम तो पेपर ही नहीं दिए थे यार। जी सर, चलिए, तो स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम ये रहा आपके। और अब हम स्नेल के नियम के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले ये देख लीजिए, सेम चीज़ जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। ये आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है, और इस बिंदु को आपतन बिंदु, और जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तित होकर जा रही है तो अपवर्तित किरण। ठीक है, और फिर आपतन बिंदु से एक अभिलंब लंब खींचते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, अब देखिए ये पूरा नीचे तक आएगा तो पारदर्शी माध्यम। इस कोण को क्या कहेंगे सर, इस कोण को वही आपतन कोण कहेंगे, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कोण को भी हम लोग क्या कहेंगे, इस कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्तन। परिभाषा बदल जाएगी जी, बिल्कुल हल्का सा परिभाषा बदल जाएगी। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और अपवर्तन कोण के बीच अपवर्तित, ये अपवर्तन सॉरी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी के आधार पर ही जो आपका दूसरा नियम आता है, जिसे अपवर्तन के द्वितीय नियम कहते हैं या स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, कि द्वितीय नियम कहता है बच्चों की साइन आई बटे साइन आर, कहता है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आर, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या है आर, तो साइन आई बाई साइन आर, अपवर्तन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, यानी कि नियत होता है। और इसी नियत को हम लोग कहते हैं एन, और ये एन को ही हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, इसी नियत को हम लोग अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, अब किसी से पूछा जाता है कि सर अपवर्तनांक की परिभाषा क्या। भाई आपसे देखिए, आप सोच रहे हैं कि देखिए इन छोटे छोटे प्रश्नों का मैं वास्तविकता से बात करूं तो आपके पेपर में आने की संभावना नहीं है, लेकिन जब एग्जामिनर आता है तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न निकालता है। अब यहाँ से अगर बच्चे से पूछ लेता है एग्जामिनर आके कि बताइए भाई अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक, वो तुरंत बच्चे सन्नगुल हो जाते हैं, सर ये क्या बताएं। तो कुछ बच्चे बता देते हैं, क्या कुछ बच्चे बताते हैं सर आपतन कोण की ज्या बचे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये नियतांक और वही नियतांक अपवर्तनांक होता है, लेकिन आप इस हिसाब से इस परिभाषा को नहीं दे सकते। ठीक है, इसका परिभाषा देना होगा तो सर कैसे देंगे, तो हमें एक पॉइंट और याद रखना होगा, मुझे थोड़ा सा विदेश करना होगा, क्योंकि अपवर्तन का नियम हो गया ना। जी सर, चलिए हम लोग अपवर्तनांक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आपको मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है कहीं नहीं मिलेगा। प्रयास करके देख लीजिए, चाहे कोई पेड बैच में गया हो, किसी बैच में गया हो, ऐसा मटेरियल अगर उसको मिल जाएगा ना तो फिर बात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इधर, चलिए सर इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए इधर हम क्या बात करते हैं, अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तन के बारे में नहीं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसे हम एन से रिप्रेजेंट कहते हैं। हमने क्या बात करते हैं, हम कहते हैं सर इसकी परिभाषा अगर देनी होगी तो हम लोग कैसे देंगे, क्योंकि बेसिकली अगर आप किसी भी अपने फ्रेंड से परिभाषा बोलेंगे तो वो नहीं दे पाएगा, तो हम उसको परिभाषा कैसे देंगे। देखिए प्रकाश की माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में, वायु कहिए निर्वात कहिए या वायु कहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल,
के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब ये अपवर्तनांक है क्या? क्या अपवर्तनांक को ये सर माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा सर? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम प्रकाश की चाल को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए जो निर्वात में प्रकाश की चाल है आप सभी को पता है फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग C से डिनोट भी करते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर जो माध्यम प्रकाश की चाल है ये आपको पेपर में दिया रहेगा तो ये C/V हो जाएगा, तो आपको ये हमेशा याद रखना रहेगा। तो यानी कि अगर किसी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल दी हुई है तो वहाँ से आप उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, और ये निकालना आपको क्वेश्चन में यूज करना होगा। हम लोग के 10th की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये क्लास 12 के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रकाश की चाल दी रहेगी, वहाँ से आपको अपवर्तनांक निकालना रहेगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस पर अभी और लंबा चर्चा चलेगी। इस पर लंबा चर्चा सर इसमें है क्या, कितना लंबा चर्चा चलेगी? बहुत चीज़ें। देखिए दूसरी चीज़, अब अगर आपको प्रकाश की आवृत्ति दी हुई है, हम लोगों को पता है कि चाल बराबर क्या होता है सर? आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इनटू में तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तरंग दैर्ध्य, तो इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये जो आपकी चाल है, जैसे मान लीजिए किसी माध्यम में आपको स्पीड दी हुई है v, सब लिखते जाइएगा कहीं मिलेगा नहीं ये सब। अगर आपको स्पीड दी हुई है v किसी माध्यम की और उसकी आवृत्ति दी हुई है तो आपसे तरंग दैर्ध्य पूछेगा, तो आप इस फॉर्मूले से तरंग दैर्ध्य को निकाल सकते हैं, या आपको आवृत्ति दिया हुआ है, तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है तो आप चाल निकाल सकते हैं, और चाल निकाल के आप उस माध्यम का अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली देखिए आप कितनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये सारे संबंध आपको पता होने चाहिए। अगर आवृत्ति भी आपसे पूछे और तरंग दैर्ध्य दिया रहेगा, चाल दिया रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है, और आवृत्ति दिया हुआ है, अगर आपको क्या दिया हुआ है? अपवर्तनांक दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, अगर आपसे तरंग दैर्ध्य पूछे तब भी आप निकाल सकते हैं। आप अपवर्तनांक की सहायता से चाल निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं v में C/N। ठीक है, C क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां से हम अगर v निकाल लें तो v को यहां पे हम रखें और लैम्डा को रखें, यहां से हम आवृत्ति भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक जगह कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। मेरा मानना है कि इसको ऐसे जगह नोट कीजिएगा जो आपको बाद में काम दे। ठीक है, चलिए दूसरी बात, दूसरा एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसा कि हम लोग अपवर्तन में पढ़ा कि अपवर्तन में क्या होता है, जैसे कि हमारा कांच था, इंपॉर्टेंट बना के इसको लिखिए, जैसे हमारा कि ये कांच था और वायु से प्रकाश की किरण आ रही थी तो ये विचलित हो जा रही थी जब कांच से जा रही थी। तो आपसे इसकी वेग क्या हुई? स्पीड बदल गई। आप देख रहे हैं यहाँ से भी स्पीड बदल गई। ठीक है, तो स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है। आपसे पूछता है क्या नहीं बदलती है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या अपवर्तित रहती है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के नोट कर लीजिएगा कि आवृत्ति अपवर्तित रहती है। ठीक है, आवृत्ति जो हमारी वो अपरिवर्तित रहती है, मतलब आवृत्ति नहीं बदलती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। आवृत्ति नहीं बदलती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, कुछ छोटी छोटी बातें बची हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बचा हुआ है। चलिए भाई, अब जो सीरियस अभी तक नहीं हुआ है ना, तो मैं शुरू से ही बोल रहा था कि भाग 2 खत्म होने में टाइम लगेगा, भाग 1 खत्म होने में टाइम लगेगा, भाग 2 खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग देखे होंगे तो भाग 2 का तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कटवा ही दिया गया है सिलेबस से। आप लोग के अगर ध्यान देंगे आप लोग तो भाग 2 के बहुत सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस से कटा हुआ है, तो भाग 2 खत्म होने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला देखिए है नहीं। भाग 1 जो समय में खत्म हो गया वो हो गया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाग 1 को रिवाइज करते रहिएगा, भाग 1 को रिवाइज करते रहिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले क्रांति कोण अपवर्तनांक में। तो देखिए आपको याद रखना है कि क्रांति कोण जो C होता है वो 1/n यानी कि अपवर्तनांक होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं n = 1/c, जहाँ पे C है, यहाँ पे C क्या है सर? C है यहाँ पे क्रांतिक कोण। अब जिसको क्रांतिक कोण नहीं पता है क्लास 10 का वीडियो जाकर देख ले। अपवर्तनांक पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ के आए हो, जो नहीं पता होगा सारी चीज़ें एक लाइव सेशन ले लूँगा, पूछ लीजिएगा, क्रांतिक कोण बता दूंगा। नहीं तो तुम लोग तो पता नहीं, अब पता है तो पता होना चाहिए। चलिए ठीक है,
अपवर्तनांक है। तो ये अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध है। क्रांतिक कोण बता देता हूँ बेसिकली क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण को हम लोग बढ़ाते जाते तो अपवर्तन की जगह वो अपवर्तित हो जाता है। जब वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, बस इतना याद रख लो। वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, सॉरी, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, अपतन कोण। हो गया? सही सुन रहे हो, वह आपतन कोण। चलिए, हो गया? ठीक है सर। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ और पढ़नी थी जिसमें लोग क्या कहते हैं कि आवर्धन क्षमता। याद आया? आवर्धन क्षमता। जी सर, आवर्धन क्षमता नाम सुना सुना सा है, नाम सुना सुना सा नहीं है, ये पेपर में आता है। आवर्धन क्षमता सारी क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए। क्या होता है सर? तो सर प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, इसको हम लोग I/O से भी रिप्रेजेंट करते हैं और बराबर होता है -V/U के। -V क्या है यहाँ से? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और दूसरी तरफ बात की जाए U क्या है सर? तो वस्तु की दर्पण से दूरी। वस्तु की दर्पण से दूरी, ठीक है। और ये क्या है? वो लंबाई है कि प्रतिबिंब कितना लंबा है और वस्तु कितनी लंबी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान दे के याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ये हो गया। हाँ, तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक दो चीज़ें और हैं जो जान लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था 1/f = 1/u माइनस, याद आ रहा है? नहीं सर, नहीं याद आ रहा है, बता रहा हूँ। छोटी छोटी बातें, ये बातें क्लास 10th में नहीं पढ़ी थी, इसलिए आज हमें पढ़ना ये पड़ रहा है। चलिए, क्या था सर? ये फॉर्मूला किसको याद है? 1/f = 1/u + 1/v + 1/u। दर्पण के लिए है। f क्या है? f सर फोकस दूरी, ठीक है। v क्या है सर? प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये नया चीजें स्टार्ट हो गया ना, प्रकाश स्टार्ट हो गया। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मैग्नेट, चुंबक, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या क्या चीजें पढ़ के आए। मतलब संधारित्र हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए अलग चीजें। यू क्या है सर? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी थी, ये वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये हो गया। अब कुछ चीजें और सर, जैसे f = r/2, याद है ना यार? जी सर याद है, f = r/2। बस हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना काफ़ी, और कुछ छूट नहीं रहा है ना? मेरे हिसाब से नहीं छूट रहा है। अब सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अब आगे जो हम लोगों ने पढ़ना होगा वो इन सारे फॉर्मूले को रिलेट करते हुए आप पढ़ेंगे। जी बिल्कुल, इन सारे फॉर्मूले को आप रिलेट करते पढ़ेंगे तो ध्यान से चीज़ों को याद रखिएगा। एक भी फॉर्मूला अगर आप इसमें से नहीं याद कर पाते हैं, नहीं भूल जाते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात बच्चों, यहाँ से एक दूसरे नए अध्याय का स्टार्ट हुआ है। यहाँ से हम लोग प्रकाश पढ़ना चालू करेंगे। आगे चलकर हम लोग प्रकाश से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका पीछे से बात करेंगे हम लोग, जो हम लोग भाग 1 पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वो, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, या उसके बाद से हम लोग पढ़े वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी, दोलन, संधारित्र, प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ी। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे पीछे से उसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और याद रखनी होगी, यहाँ से
अगर अभी तक आप पीछे थोड़ी सी भी अगर चीज़ों को हल्के में लिए हैं, अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं, तो अब आपके पास मौका है, अब से भी आप स्ट्रांग हो जाइए। अगर आप इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और पीछे वाला समय निकाल के कवर करते रहते हैं, तब भी आपका कवर हो सकता है। लेकिन इस समय भी आप उसी पथ पे चलते जाएंगे जिस पर आप चल रहे थे, 2 घंटे खाना, 2 घंटे सोना, 2 घंटे आराम, 2 घंटे टिकटॉक, 2 घंटे इंस्टाग्राम, तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं और उस समस्या में आप पड़े हुए हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस पथ पे चलना चाहते हैं। इसके बाद से बच्चों में बात करेंगे अब, जिससे कि मैंने आप लोग बताया कि प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पूरे डिटेल तरीके से अपवर्तन का सूत्र भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगले चैप्टर से ही बेसिकली हमारा 12th का चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और टॉपिक के साथ। अभी के लिए बच्चों बस इतना ही।